जय हिमालय जय भारत। मैं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा इस बार हिमालय क्षेत्र की टोपियों यानी नेपाली टोपी, उत्तराखंडी टोपी, हिमाचली टोपी, लद्दाखी टोपी, कश्मीरी टोपी से लेकर पूर्वोत्तर के अरुणाचल समेत सभी राज्यों की टोपियों के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। जब तक मैं आगे बढ़ूं तब तक आपसे अनुरोध है कि इस हिमालय लोक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी भी अवश्य दबा दीजिए जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है। आप जानते हैं कि हिमालयी क्षेत्र के इतिहास, लोक भाषा, संस्कृति, कला, संगीत, सरोकार आदि को देश दुनिया के सामने रखने के लिए हिमालय लोक चैनल लाया गया है। आप इस आलेख को हिमालयी लोक वेबसाइट में पढ़ भी सकते हैं और अपने सुझाव हमें ईमेल पर भेज सकते हैं। संसार में परिवर्तन अटल सत्य है। मानव सभ्यता के विकास के साथ ही मनुष्य का पहनावा भी बदलता रहा है। हम जो कुछ भी पहनते हैं उसका भी एक इतिहास है और इस बार हिमालय क्षेत्र के लोगों की टोपियों के बारे में मैं जानकारी दे रहा हूं। सिर को ढकने की परंपरा भारत नहीं बल्कि लगभग पूरे विश्व में रही है। सिर के पहनावे को कपालिका, सिरस्त्राण, सिरावस्त्र या सिरोवेश भी कहते हैं। इस पहनावे में टोपी, पगड़ी या अन्य वस्त्र हो सकते हैं। कई धर्मों में तो पूजा के समय सिर को ढक कर रखना अनिवार्य है। माना जाता है कि मानव सभ्यता के विकास के साथ ही सिर को भी वस्त्र पहना जाने लगा था। यह वस्त्र विभिन्न रूपों व आकारों में मिलता रहा है। इसके कई प्रयोग होते हैं। उदाहरण के तौर पर सिर को सर्दी, वर्षा, हिम व धूप से बचाना प्रमुख रहा है। बाद में टोपियां एक समुदाय अथवा धर्म को पहचान देने के प्रयोग में भी होने लगी। भारत में टोपियां हर क्षेत्र में अलग अलग रूपों में व नामों से पहचानी जाती रही है, जबकि पगड़ी का इतिहास प्रमुख तौर पर राजपूत समाज से रहा है और अब तो पगड़ी तो सिखों की पहचान ही बन गई है। मुस्लिम संप्रदाय में सिर पर गोल टोपी पहनने का प्रचलन है। ईसाई, यहूदी आदि समाजों के धर्म गुरु भी लगभग इसी तरह की टोपी पहनते हैं। हालांकि अब नई पीढ़ी अपनी परंपरागत टोपियों से दूरी बनाने लगी है। भारत में शिरोवस्त्र सामाजिक और सामुदायिक मूल्यों के प्रतीक स्वरूप पहनी जाती रही है। कुछ समुदायों में शिरोवस्त्र शौर्य की पहचान और इसके सम्मान की रक्षा के लिए वीरता का कार्य माना जाता रहा है। पगड़ी तो मनुष्य के सम्मान का प्रतीक भी बन गई। हिमालयी क्षेत्र में कड़ाके के ठंड से बचने के लिए मनुष्य शुरू से ही सिर को ढकता रहा है। इसके लिए पहले एक साफा या कपड़ा बांध दिया जाता था जो कि पगड़ी जैसा लगता था, परंतु समय के साथ यहाँ पे अलग अलग तरह की टोपियां पहनी जाने लगी। इन टोपियों की भी अपनी अपनी कथाएं व गाथाएं। इनमें धार्मिक और सामाजिक प्रतिष्ठा, सम्मान, कर्तव्य, संस्कृति आदि जुड़े हैं। उत्तराखंड की गढ़वाली कुमाऊनी टोपी, हिमाचली टोपी, नेपाली टोपी, लद्दाखी, कश्मीरी टोपी से लेकर पूर्वोत्तर की टोपियां व हैट भी इसमें शामिल हैं। उत्तराखंड में टोपी को टोपली, टोपला, टोपला कहा जाता है। वैसे माना जाता है कि प्राचीन समय में उत्तराखंडी लोग टोपी नहीं पहनते थे बल्कि पगड़ या डांटा पहनते थे। टोपी पहनने की परंपरा बहुत बाद में शुरू हुई। कहा जाता है कि चांदपुर गढ़ी के राजा भानु प्रताप के शासनकाल में मृगछाला और ऊन से टोपियां बनाई जाती थी और यह बात लगभग 9वीं शताब्दी की है। यह टोपी गढ़वाल और कुमाऊं दोनों मंडलों में पहनी जाती है। इस बात में कितना सत्य है यह शोध का विषय है कि आदि शंकराचार्य के साथ भी टोपी दक्षिण से भारत से उत्तर आई थी। यह भी कहा जाता है कि जब मुस्लिम आक्रांताओं के कहर से बचने के लिए यहाँ मराठी ब्राह्मण आए तो उनके साथ मराठी टोपी भी आ गई। गांधी टोपी भी लगभग ऐसी है, बस अंतर यह है कि गांधी टोपी सिर्फ सफेद खादी की होती है। गांधी टोपी इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने इसे कुछ समय तक पहना था और फिर कांग्रेस के नेताओं ने आज़ादी के आंदोलन और उसके कुछ लंबे समय तक बाद भी इसको पहना। हालांकि अब कांग्रेसी नेताओं समेत जो भी और लोग पहनते थे उनके सिर से गांधी टोपी भी गायब हो गई है। और गांधी जी इस टोपी के आविष्कारक नहीं थे। गांधी टोपी भले ही इसको कहा जाता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की टोपी भी लगभग ऐसी है, परंतु उसका रंग काला रहता है। गांधी और संघ से बहुत पहले से ही उत्तराखंड में यह टोपी पहनी जाती रही है और इन टोपियों के यहाँ के औजी बाजगी बनाते रहे हैं। वे ढोल, दमाव जैसे वाद्य यंत्रों को बजाने के साथ ही सिलाई का कार्य भी करते रहे।
इसके अलावा गढ़वाल के कुछ हिस्सों में पारंपरिक गोल टोपी भी पहनी जाती रही है। इस टोपी की विशेषता यह है कि इसमें अनाज को भी मापा जाता था। इसकी नाप एक पाथा यानी 2 किलो अनाज तोलने के बर्तन के समान थी। 17वीं 18वीं सदी तक इस टोपी का प्रचलन पहाड़ों में अनाज के आदान प्रदान के लिए भी किया जाता था। तब पाथा, सेर, माणा, तामी जैसे गढ़वाली माप के यंत्र नहीं थे। टोपी से नाप कर ही सामग्री बेची जाती थी या खरीदी जाती थी। इसी टोपी के गढ़वाल राइफल्स के ब्रास बैंड में जवान पहनते हैं। विक्टोरिया क्रॉस विजेता गब्बर सिंह और दरबान सिंह के सिर पर भी यह टोपी उनकी फोटो में यह दिख जाती है। उत्तराखंड में कुछ लोग इसी टोपी को प्रदेश की टोपी बनाने की कोशिश में लगे हैं, परंतु इस टोपी को पहनने से यह भ्रम होता है कि यह हिमाचली टोपी है। अब इस टोपी को बेहतर बनाने के लिए इस पर स्थानीय लोग कभी ब्रह्म कमल का निशान भी लगा देते हैं। गढ़वाल की यमुना घाटी के रवाई क्षेत्र की टोपी को रवाल्टी टोपी कहा जाता है। यह ऊन की बनी गोल टोपी होती है। इसको सिकली से कई या फेट से कई भी कहते हैं। जानने लायक बात यह है कि हिमाचल जो उत्तराखंड के पश्चिम में है और पूर्व में नेपाल, दोनों की टोपी की एक अलग सी पहचान है, लेकिन उत्तराखंड की टोपी को इन लोगों ने बिसरा दिया है, भुला दिया है। और ये कभी नेपाली टोपी पहन लेते हैं और कभी हिमाचली टोपी, जबकि इनको अपनी टोपी पहनते यदि ये लोग तो आज ये टोपी भी एक पहचान बना चुकी होती। किसी समय उत्तराखंड के नेताओं की भी यह टोपी, जो भले ही गांधीवादी टोपी थी, वो थी, लेकिन वे लोग इसी को पहनते थे और एक पहचान थी। लेकिन अब उत्तराखंड के लोग भी कभी हिमाचली टोपी को पहने अधिक दिखते हैं, जबकि इनको यह सोच बदलने की जरूरत है। अब हिमाचली टोपी की बात करता हूं। यह टोपी तो पूरे संसार में अपनी विशेष पहचान चुकी है। यह टोपी हिमाचली लोगों के जीवन में एक प्रमुख स्थान रखती है। शादी, ब्याह, तीज, त्योहार या मांगलिक कार्य में सभी इस टोपी को पहनते हैं और इसकी एक परंपरा है। ऐतिहासिक रूप से हिमाचली टोपी किन्नौर से लेकर पूर्व की रियासत बुशहर राज्य के कुछ हिस्सों में फैली हुई थी। वहां से धीरे धीरे हिमाचल समेत पूरे भारत व संसार में पहुंच गई। हिमाचली टोपी मुख्य रूप से 4 तरह की है। एक कुल्लूवी टोपी, दूसरी बुशहरी टोपी, तीसरी किन्नौरी टोपी और चौथी लाहौली टोपी। वैसे तो सब एक समान है, परंतु इनके रंग व डिजाइन में कुछ अंतर है। बुशहरी टोपी को हिमाचल में पारंपरिक टोपियों का मूल रूप माना जाता है। कुल्लूवी टोपी मुख्यतः कुल्लू जिले में पहनी जाती है और इस टोपी का आकार गोल होता है और लूप बहुरंगीन धारियों के साथ आता है। बुशहरी टोपी तोता, हरा, मखमली या शनील कपड़े की पट्टी के साथ सजी रहती है। बुशहरी टोपी में कुल्लूवी टोपी के विपरीत लूप को बाएं से दाएं की तरफ पहना जाता है। तोता हरा रंग कभी बुशहर रियासत का राजकीय रंग था और टोपी पर उस रंग का लूप इसका प्रतीक है। किन्नौरी टोपी किन्नौर की में पहनी जाती है और यह टोपी लाल रंगीन मखमली या शनील कपड़े के पट्टी के साथ सजी होती है। लाहौली टोपी लाहौल क्षेत्र में पहनी जाती है। यह कुल्लूवी टोपी के ही समान है, परंतु इस टोपी का शेष भाग सदा ही रहता है। हिमाचल में इन टोपियों पर राजनीति भी होती रही है। कुछ नेता, उनके नाम लेना ठीक नहीं है, लेकिन कुछ लोग जो जिस क्षेत्र से आते थे वे उसी तरह की टोपी इसको पहनते थे और उसे पहचाना जाता था कि ये टोपी किस क्षेत्र की है और ये नेता किस क्षेत्र का है। गढ़वाल में वैसे एक बात सुनी जाती है कि हिमाचल की जो टोपी है वह डांडाक्वारा और रामगढ़ी गढ़ क्षेत्र में पहनी जाती थी। ये दोनों ही क्षेत्र आज हिमाचल का हिस्सा है, परंतु कभी गढ़ देश का हिस्सा थे। अब जो गढ़वाल के जो गढ़ थे वहां 52 गढ़ या और भी, उनमें भी शामिल थे। इतिहासकार पंडित हरिकृष्ण रतूड़ी अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि गढ़ नरेश सुदर्शन शाह ने डांडाक्वारा को अपनी बेटी को दहेज में बिसार के राजा महेंद्र सिंह को दे दिया था, जबकि रामगढ़ी गोरखा शासन के समय गढ़वाल से हिमाचल में चला गया। इसलिए ही संभवतः उत्तराखंड में यह बात कही जाती है कि यह टोपी भी हिमाचल में प्रदेश में चली गई, जबकि मूलतः यह गढ़वाल के क्षेत्र में पहनी जाती थी और ये तब ये क्षेत्र गढ़वाल का हिस्सा थे। बहरहाल, अब नेपाली टोपी की बात करते हैं। इसे ढाका टोपी भी कहा जाता है। वैसे इसका बांग्लादेश की ढाका राजधानी जो है उससे कोई संबंध नहीं है, दूर दूर का कोई संबंध नहीं है। वह क्यों ढाका टोपी कहते हैं वो भी बताता हूँ।
यह नेपाली टोपी जो है वो राष्ट्रीय पोशाक का एक हिस्सा है और नेपाली राष्ट्रीयता का ये प्रतीक रहा है। राजा महेंद्र शाह के शासनकाल के दौरान यह लोकप्रिय हुई। उन्होंने 1955 से 1972 तक शासन किया। राजा ने पासपोर्ट और दस्तावेजों के लिए आधिकारिक तस्वीरों के साथ ढाका टोपी पहनना अनिवार्य कर दिया था। यह टोपी जिस कपड़े से बनाई जाती है उसे ढाका कहते हैं, इसलिए इसका नाम ढाका टोपी पड़ गया। ढाका वास्तव में बुनी टोपी जो है वो ढाका टुपली कहते हैं। यही टुपली शब्द जो टोपली उत्तराखंड में इसी तरह का शब्द है। डोटली भाषा यानी खस भाषा में घर पर पारंपरिक तरीके से बने धागे को ढाका कहते हैं। इससे नेपाली में ढाका को चोलो भी इसको कहते हैं। बस कहा जाता है कि यह टोपी जो है काठमांडू उपत्यका पर शासन करने वाले नेवारों की रही है। बाद में अन्य लोग भी यह पहनने लगे और यह फिर नेपाल की पहचान बनेगी। भारत में सिक्किम के साथ ही दार्जिलिंग समेत विभिन्न क्षेत्रों में बसे गोरखा तथा अन्य लोग भी इसे पहनते हैं। भारत में भी अन्य समुदायों के लोग भी इसको बड़े शान से इसको पहनते हैं। इसी तरह लद्दाख की एक परंपरागत पोशाक की टोपी है, उसे पेरक कहते हैं। यह लद्दाख की पारंपरिक सिर पोशाक है। यह एक लंबी टोपी होती है। जम्मू कश्मीर में लोग पहले सिर पर पगड़ी ही पहनते थे, परंतु कश्मीर में इस्लाम के आने के बाद पहनावा भी बदलता चला गया। कश्मीर में पिछले कई दशकों से काराकुल टोपियां पहनी जाती रही हैं। इस टोपी को बोलचाल में करकुली कहा जाता है। इसे कश्मीरी के कुलीन लोग पहनते थे, यानी जो धनाढ्य थे और जो इसमें अच्छा खासा पैसा खर्च कर सकते थे। गरीब लोग इसको पहन नहीं सकते थे क्योंकि ये इसकी कीमत ज्यादा होती थी। यह देशी कश्मीरी मूल की टोपी जो है वो है भी नहीं। माना जाता है कि सन 1930 और 40 के दशक में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कश्मीर घाटी के मुस्लिम नेताओं ने इसे लोकप्रिय बनाया। वैसे कश्मीर में जमींदारों के पारंपरिक टोपी ऐतिहासिक रूप से पश्तून टोपी के समान थी। यह एक पगड़ी जैसी थी, परंतु अब यह टोपी गायब हो गई है। कश्मीरी पंडित भी पगड़ी पहनते थे और कश्मीर के जो अधिकतर धार्मिक स्थलों के पुजारी हैं, उसमें मुस्लिम भी है शामिल है, वह भी पगड़ी ही पहनते हैं। कराकुली टोपी के बारे में एक चीज बताना बहुत आवश्यक है। कश्मीर में यह सदियों से यह बनाई जाती रही है और पहनी जाती रही है। मध्य एशिया में पाई जाने वाली भेड़ कराकुल की नर्म खाल से इसको तैयार किया जाता है और इसी कारण इसका नाम कराकुली टोपी है। यह भेड़ के घुंघराले बालों से बनाई जाती है और यह टोपी बनाने में दो निरीह प्राणियों की जान जाती है। कराकुली टोपी के लिए बढ़िया खाल भेड़ के अजन्मे मेमने के भीतर की शरीर की होती है। इसके लिए भीड़ को उस समय मारा जाता है जब उसके पेट में मेमना जन्म लेने के लिए लगभग तैयार हो चुका होता है। इस प्रक्रिया में भेड़ और मेमना दोनों ही मारे जाते हैं। अब इसकी मांग लगभग घट चुकी है क्योंकि यह बहुत महंगी होती है और कश्मीर के अधिकतर नेता यही कराकुली टोपी पहनते रहे हैं। अफगानिस्तान के पश्चिमोत्तर प्रांत और अफगानिस्तान में यह टोपी स्थानीय संस्कृति का एक हिस्सा रही है। काराकुली टोपी पहनने वाले को यह अमीर और प्रभावशाली व्यक्ति माना जाता रहा है। इसे उज्बेक टोपी भी कहा जाता है। यह टोपी मूल रूप से वैसे बुखारा से है। अफगानिस्तान में इसके इस्लामी देश घोषित होने के बाद अब यह टोपी फैशन से बाहर हो रही है क्योंकि वहाँ लोग इस्लाम की तरह या तो पगड़ी पहन रहे हैं या फिर जालीदारी टोपी। काराकुली के रूप में के आकार में नकली फर की भी ऐसी टोपियां बनती रही हैं। अब चलते हैं पूर्वोत्तर। पूर्वोत्तर में जितने भी आदिवासी समूह हैं उन सभी की अलग अलग टोपियां हैं। ये टोपियां बांस से भी बनाई जाती हैं या याक की पूंछ से या उसके फर से। अरुणाचल की एक आदिवासी जनजाति नाइशी के पारंपरिक परिधान का महत्वपूर्ण हिस्सा टोपी ब्योपा है। अरुणाचल के सरकारी कार्यक्रमों में ब्योपा को मुख्य अतिथि व विशिष्ट लोगों को उपहार स्वरूप भेंट करने का प्रचलन है। इसी तरह यहाँ की मोनपा जनजाति की टोपी को गुद्दम कहा जाता है। यह याक के बालों से बनी होती है। कई जनजातियों के लोग हिरण और भालू की खाल और बेंत से तरासे हुए हेलमेट भी पहनते हैं। और यहाँ अन्य राज्यों में इस तरह की परंपरागत टोपियां व हैट हैं और कुछ बांस से भी बनाए जाते हैं। असम में, नागालैंड में, मिजोरम में, त्रिपुरा में, मणिपुर में जितने भी ये
राज्य हैं उनमें विभिन्न तरह की टोपियाँ वहाँ पे दिखने को मिलती है। इसी तरह जो भूटान है वहाँ पे भी भूटियों लोगों की भी अलग से परंपरागत जो टोपियाँ हैं वो उसको पहनते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि पूरे कश्मीर से लेके हिमाचल, उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम, नॉर्थ ईस्ट के राज्य और पश्चिमी बंगाल के जो पहाड़ी क्षेत्र, दार्जिलिंग समेत अन्य क्षेत्र से आगे तक सभी लोगों की शिरोवस्त्र रहा है, सबकी टोपियां हैं, सबकी अलग अलग तरह की टोपियां प्रचलन में रही हैं। तो यह था हिमालयी लोगों की टोपियों का कुछ इतिहास। यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें। हिमालयी लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलना। इसके टाइटल सॉन्ग हम पहाड़ औला को भी सुन लेना, मेरा ही लिखा है इस चैनल में। और अगली वीडियो में मैं कोशिश रहेगी कि अलग अलग समाजों की टोपियों की अलग अलग वीडियो बनाऊं। यह वीडियो कैसी लगी अवश्य लिखें। अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक जय हिमालय, जय भारत।